आप सबके सामने स्क्रीन पे होमवर्क लिखा होगा, आप सभी लोग उसे कॉपी कर लेंगे। आज का जो क्लास है और कल का जो क्लास है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। तो किसी कीमत पे आज और कल की क्लास नहीं छूटनी चाहिए। और जब मैं बोलूं तो बस सुनना है, रूल नंबर 1। और जब मैं पूछूं तो बोलना है, मेरे साथ बोलते रहना, लिखो मत, जहां बैठे हो बोलते रहना। मैं कहूं बोलो तो बोलना है, के बराबर तो बोलना है। क्लियर? फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते रहना, याद मैं कराऊंगा उसकी गारंटी, बस आप कोशिश करते रहना। मतलब ऐसे स्क्रीन पे देखते बस मत रहना, ठीक है? देख रहे हो बस, बोलते चलना है साथ में। इज दिस क्लियर? आप सबकी क्लास में बेटा क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपन ने स्टार्ट कर दिया था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपन ने स्टार्ट कर दिया था। ऑलराइट, आप सबके बैच में जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट हो चुका था? बिल्कुल हो चुका था। क्या बात है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने कहा हम कोई भी ऑर्डर पढ़ेंगे, हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा इसी सेक्शन में होगा। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिफरेंशियल रेट लॉ, फिर इंटीग्रल रेट लॉ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ग्राफ और एग्जांपल। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहने के लिए इनका ऑर्डर जीरो होता है, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन रिएक्शंस में से होती हैं और बहुत स्पेशल कंडीशंस पे होती है। राइट? इसका जो डिफरेंशियल रेट लॉ है वो अपन ने लिख लिया था। ए नॉट का मतलब क्या है, एटी का मतलब क्या है, ये अपन ने लिख लिया था। और जो इंटीग्रल रेट लॉ है दैट इज ए नॉट माइनस एटी बराबर केटी, ये भी लिख लिया था। ओके, हमने आपको ये भी बता दिया था यहां पे जो के है वो कैसे कैलकुलेट होगा। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालना है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया था x बराबर केटी। लेकिन ये फॉर्मूला तब तक अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब प्रोडक्ट की स्टोइशियोमेट्री, जब प्रोडक्ट की स्टोइशियोमेट्री कितनी हो बच्चों? प्रोडक्ट की स्टोइशियोमेट्री कितनी हो? 1। अगर कभी रिएक्शन ए गिव्स एनपी टाइप का है तो ये x नहीं ये nx बनेगा। आई होप आप समझ पाए। उस समय आपका जो आंसर होगा nx बराबर nkt होगा। बोलो हाँ या ना। मतलब ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये इसीलिए या तब तक अप्लाई होगा जब प्रोडक्ट 1 स्टोइशियोमेट्री 1 होगा। राइट? चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चों अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में ए नॉट और एटी का मतलब बताया, वैसे आज मैं आपको एक टर्म और बताने वाला हूं, पहले वो सुनो। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कितने समय में कितना, है ना? इसी सवाल की खोज में हम चले थे, कितने समय में कितना। तो अब समय आ चुका है हम शुरू करें कितने समय में कितना, एक एक ऑर्डर का करते चले। सबसे पहले बात चल रही जीरो ऑर्डर का। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कितने समय में हाफ खत्म हो गया रिएक्टेंट, कितने समय में रिएक्टेंट हाफ खत्म हो गया, तो इतना शब्दों में नहीं लिख के उसी में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा टी हाफ। जो भी ये टी के नीचे लिखा हो समझ जाना इतना खत्म हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। जो टी के नीचे लिखा है, जैसे बोले टी हाफ मतलब हाफ खत्म हो गया, कौन? रिएक्टेंट। मैंने कहा T3/4 यानी कि 3/4 कंप्लीट हो गया, कौन? रिएक्टेंट। सवाल आपसे पूछता है कैलकुलेट टीएनी, जैसे सवाल आपसे पूछता है कैलकुलेट टीएनी, तो आपको समझना है सवाल आपसे एनी कितने टाइम में कंप्लीट हुआ ये पूछ रहा है। सरल भाषा में जो टी के नीचे लिखा होगा इसका मतलब है उतना खत्म हो गया। अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ एक नंबर बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए अपन कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि बार बार जब चीजें रिपीट हो रही हैं तो उनको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। राइट? जैसे हाफ है 3/4 है। आदर्श बेटा क्या बोल रहा है, जल्दी से बोलो। आदर्श जल्दी बोलो, कॉल करके क्यों नहीं पूछते यार, जल्दी बोलो बेटा। आदर्श क्या चीज? आदर्श जायसवाल मैं आपसे बोल रहा हूं। NO2 वाला, हाँ क्या बेटा? अभी कॉल करके आप मुझसे पूछना, आदर्श कॉल करके पूछना। राइट? ऑलराइट, चलिए। तो जब कभी अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तब कभी अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ नंबर बार बार रिपीट होते हैं, उन नंबर्स को अपन याद कर ले तो सवाल जल्दी होते हैं। जैसे अगर आपसे बोलता है टी हाफ, तो सबसे पहली जो चीज आपको याद करनी वो ये, टी हाफ का मतलब है कितने टाइम में हाफ खत्म हुआ। T3/4 का मतलब है कितने टाइम में 3/4 खत्म हुआ। T7/8 का मतलब है कितने टाइम में 7/8 खत्म हुआ। T15/16 का मतलब है कितने टाइम में 15/16 खत्म हुआ। बच्चों दिमाग में सेट कर लो, जो टी के नीचे लिखा है उसका मतलब उतना खत्म हुआ।
हम लोग हाफ को बोलेंगे 50%, 3/4 75%। मतलब सवाल बोले T3/4 और T75% समझ जाना एक ही चीज है। सवाल बोले T7/8 और T87.5% एक ही चीज है। क्लियर? सवाल बोले T15/16 और 93.25% एक ही चीज है। 93.25% आता है ना, तो 93.25% बोले एक ही चीज है। आपको समझ जाना है इन नंबरों का परसेंट में मतलब क्या है। कल को सवाल बोलेगा कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन पूछ रहा, मतलब T3/4 पूछ रहा। जब तक सवाल समझोगे नहीं, फॉर्मूला लगाओगे नहीं। क्लियर? अब स्वाभाविक सी बात है, जो टी के नीचे लिखा है उतना खत्म हो गया, तो सोचो कितना बच गया। चलो पहले लिख लेते हैं बच गया परसेंट में। 50% खत्म हो गया, तो बताओ कितने परसेंट बच गया? 50%। मतलब सवाल ऐसे पूछ सकता है, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड व्हेन रिएक्टेंट इज 50% रिमेनिंग। समझ जाना, टी 50% ही पूछ रहा। 75% खत्म हो गया, मतलब कितना परसेंट बच गया? 25%। सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड व्हेन रिएक्टेंट इज 25% रिमेनिंग। तो आपको लगता है सवाल हमसे T25 पूछ रहा, नहीं, सवाल T75 पूछ रहा है। जो नीचे लिखा है इतना खत्म हो गया, तो कितना बच गया? 25। इन द सेम वे बच्चों, 87.5% खत्म हो गया, 87.5% खत्म हो गया, तो आप सब मुझे बताओ कितना परसेंट बच गया? बोलो ना यार, कितना परसेंट बच गया? 87.5% खत्म हो गया, यानी कि 12.5% बच गया। मतलब सवाल ऐसे पूछ सकता है, वो टाइम पता करो जब रिएक्टेंट 12.5% बच गया। अच्छा, T7/8 पूछा है। एक ही चीज को घुमा घुमा के पूछता है, आपको लैंग्वेज को समझना पड़ता है। 12.5% खत्म हो गया, तो 12.5% सॉरी बच गया, तो 87.5% खत्म हो गया। ऐसे ही बोले 93.25% खत्म हो गया, तो बताओ कितना परसेंट बच गया? आप देखो ध्यान से, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12 का आधा 6.25, राइट? तो कितना बचता है? ये होता है एक्चुअली 93.75% है ना, 5 नहीं होता। तो कितना बच गया? 6.25। अपने को परसेंट भी याद होना चाहिए और अपने को फ्रैक्शन भी याद होना चाहिए। कैसे? सुनना ध्यान से। हाफ खत्म हो गया, तो हाफ बच गया। 3/4 खत्म हो गया, तो 1/4 बच गया। 7/8 खत्म हो गया, तो 1/8 बच गया। 15/16 खत्म हो गया, तो 1/16 बच गया। आज से आप याद कर लो, 1/8 का मतलब है 12.5%। सवाल ऐसे बोलेगा, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड व्हेन रिएक्टेंट इज 1/8 फ्रैक्शन रिमेनिंग। अब बच्चा परेशान, ये पूछा क्या है? अरे 1/8 फ्रैक्शन रिमेनिंग यानी कि 12.5% रिमेनिंग, यानी कि T87.5 पूछा है, यानी कि T7/8 पूछा है। ये इंटरप्रिटेशन जिसने कर लिया ना, उसके लिए ये चैप्टर बेहद आसान है। क्लियर? ठीक है साहब, हमें परसेंट याद हो गया, हमें फ्रैक्शन याद हो गया। अब सुनना बच्चों, टी के नीचे जो लिखा होता है मतलब इतना खत्म हो गया। इतना खत्म हो गया कौन? रिएक्टेंट। तो सवाल है कितना रिएक्टेंट बच गया? टी हाफ, मतलब हाफ खत्म हो गया कौन? रिएक्टेंट। T3/4, 3/4 खत्म हो गया कौन? रिएक्टेंट। तो कितना बच गया? सर हाफ खत्म हो गया तो A0/2 बच गया। सर 3/4 खत्म हो गया तो A0/4 बच गया। सर 7/8 खत्म हो गया तो बोलो ना A0/8 बच गया। सर 50/60 खत्म हो गया तो A0/60 बच गया। अपने को हर रूप में सोचना आना चाहिए। क्लियर? कंसेप्ट नंबर 1, आपको सारे परसेंट याद हो, आपको सारे फ्रैक्शन याद हो, कितना रिएक्टेंट बच गया ये भी याद हो। एटी, टी टाइम की कंसंट्रेशन नहीं है, एटी फाइनल कंसंट्रेशन नहीं है। एटी का मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, एटी का मतलब है बची हुई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। किसकी बच्चों? रिएक्टेंट की। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, सभी अलग अलग फॉर्मूले निकाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ का मतलब होता है टी हाफ। इसे हम लोग टी हाफ भी बोलते हैं, इसे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं, इसे हम लोग T50% भी बोलते हैं। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी बोलता है 50% रिएक्टेंट रिमेनिंग। रिमेनिंग बोल रहा है, पर समझ जाना अपने को फॉर्मूला कंप्लीशन वाला ही लगाना है। क्लियर? 50% ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग, किसी भी भाषा में सवाल पूछे कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों सुनिएगा, सवाल हमसे पूछा है कितने समय में 50% रिएक्शन खत्म हो गया, कितने समय में 50% रिएक्टेंट खत्म हो गया। सवाल हमसे पूछा टी हाफ। जीरो ऑर्डर की बात चली, फर्स्ट ऑर्डर की। सर जीरो ऑर्डर की फॉर्मूला इंटीग्रल रेट लॉ किसका लगा है? सर जीरो ऑर्डर का। फॉर्मूला क्या होता है? A0 - AT = KT।
हम लोग कौन सा समय निकाल रहे हैं सर? हम लोग वो समय निकाल रहे हैं जो 50% खत्म हो गया। 50% खत्म हो गया तो 80 का मतलब क्या, कितना बच गया? 50 खत्म हो गया तो क्या 50 बच गया? बच गया। बराबर के टी हाफ लिख दू, चल गया? चल गया। यहां से मैं टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 के लिख दू, चलेगा? बोलो चलेगा। टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 के लिख दू, चलेगा? चलेगा। बच्चों सुनिएगा, हमने टी हाफ का फॉर्मूला बना लिया। टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 की आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है साहब, आ गया। अभी हमने टी हाफ निकाला, चलो अब T3/4 निकालते हैं। फिर से T3/4 का मतलब 3/4 खत्म हो गया। इसे हम लोग लिख दिया T75%, इसका मतलब 75% खत्म हो गया। T75% या T3/4 का मतलब है इतना खत्म हो गया। वो समय बताओ जब रिएक्टेंट 75% खत्म हो गया। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सर? जीरो ऑर्डर। तो फॉर्मूला किसका लगाए? जीरो ऑर्डर। चलो लगाते हैं ना। ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, सही है। ए नॉट का मतलब इनिशियल, साहब इनिशियल है। एटी का मतलब बच गया। कितना खत्म हो गया सर? 3/4। तो कितना बच गया? ए नॉट बाई 4। तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 4 बराबर के टी 3/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 T3/4 बराबर आता है 3/4 इंटू ए नॉट बाई के। जैसे आपने ये देखा, आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ। बोले यार ये तो बहुत आसान है। बोले कैसे? सर ने जब हमसे हाफ पूछा, सर ने जब हमसे हाफ पूछा तो लिखा था हाफ इंटू ए नॉट बाई के। अरे हाँ। सर ने जब हमसे 3/4 पूछा तो लिखा है 3/4 इंटू ए नॉट बाई के। अरे हाँ। सर अब आप हमसे पूछो, मैंने कहा T7/8, सर 7/8 इंटू ए नॉट बाई के। अरे हाँ। सर अब आप हमसे पूछो, मैंने कहा T15/16। अरे सर 15/16 इंटू ए नॉट बाई के। सर अब आप हमसे पूछो, मैंने कहा T100%। सर 100% का मतलब क्या यार? T3/4 फ्रैक्शन में सोच रहे हैं तो फ्रैक्शन में 75% फ्रैक्शन में 3/4, 87.5% फ्रैक्शन में 7/8, 93.75% फ्रैक्शन 15/16। तो सोचो फ्रैक्शन में 100 कितना होता है सर? 1। अरे सर 1 है ना, तो 1 इंटू ए नॉट बाई के। और सर 1 को हम लिखते नहीं है तो सर हम लिख सकते हैं ए नॉट बाई के। लो आप तो सर हमसे कोई फॉर्मूला पूछो तुरंत बता देंगे जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का सर आप हमसे कोई भी फॉर्मूला पूछो हम तुरंत बता देंगे। सर आपसे हम तो कोई भी फॉर्मूला पूछो, टी एनी, हमें तो पता है हमें करना है एनी इंटू ए नॉट बाई के। टी एनी बराबर एनी इंटू ए नॉट बाई के। क्लियर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर सवाल आपसे पूछता है कितनी देर में 50% खत्म, ए नॉट बाई 2 के। कितनी देर में 3/4 खत्म, 3/4 ए नॉट बाई के। कितनी देर में रिएक्शन खत्म, ए नॉट बाई के। जो बच्चा ध्यान से एनालिसिस करता है उसने क्या ऑब्जर्व किया यार, ये जो 100% का कंप्लीशन है वो है ए नॉट बाई के। और जो टी हाफ का फॉर्मूला था वो था ए नॉट बाई 2 के। जो टी हाफ का फॉर्मूला था, जो टी हाफ का फॉर्मूला था वो था ए नॉट बाई 2 के। और इसका फॉर्मूला है ए नॉट बाई के। मतलब अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा नहीं लग रहा कि 100% है। मतलब इसे ऐसे फील करो बच्चों, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो जितनी देर में आधा होता है ठीक उसके दुगने टाइम में कंप्लीट होता है। वो जितनी देर में आधा होता है ठीक उसके दुगने टाइम में कंप्लीट होता है। इसे न्यूमेरिकल में फील करना। सवाल आपको डाटा देगा, एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जीरो ऑर्डर है, 1 घंटे में आधी होती है, बताओ कब कंप्लीट होगी? फॉर्मूला लगाना सर 2 आवर्स में कंप्लीट होगी। सवाल ऐसे देगा, एक रिएक्शन है 50% कंप्लीट होता है इतने टाइम में, बताओ कब कंप्लीट होगी? सर 2 इंटू इतने टाइम में। सवाल आपको ट्विस्ट कर करके पूछेगा, लेकिन ये जो कंक्लूजन है अगर आपको याद होंगे, जो मैं आपको सवालों से बहुत सिखाऊंगा तो फटाफट सवाल बनेंगे। क्लियर? हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकाल लिए। अब समय आता है ग्राफ का। बच्चों इस चैप्टर में अभी कई बार हम ग्राफ बनाने वाले हैं। इवन पूरी केमिस्ट्री में हम जब जब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का एक नियम होता है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, सबसे पहले एक्सेस को देखो, फिर फॉर्मूला याद करो और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। जैसे हम जो पहला ग्राफ बनाने वाले हैं वो ग्राफ बनाने वाले हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में। सबसे पहले एक्सेस को देखो, सर देख लिया, फिर फॉर्मूला याद करो। चलो फॉर्मूला याद करते हैं। रेट और कंसंट्रेशन में कौन सा फॉर्मूला याद आया? जीरो ऑर्डर की बात हो रही, फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की। तो जीरो ऑर्डर के लिए R बराबर K इंटू ए की पावर जीरो, आपको याद आया? याद आया सर। क्या ए पे डिपेंड नहीं करता? नहीं करता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सबसे पहले एक्सेस को देखो, एक्सेस को देख के फॉर्मूला याद करो,
फिर उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। जो आर है क्या वो वाई एक्सिस है? हाँ है। क्या वो के एक कांस्टेंट है? क्या ये वाई बराबर सी नहीं है? कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? मतलब जो रेट है वो कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन आप कुछ भी ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू चलती रहेगी। बच्चों, ग्राफ का एक नियम होता है। सबसे पहले एक्सिस को देखो। अगला जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं उसकी एक्सिस है टी हाफ वर्सेस ए नॉट। सबसे पहले एक्सिस को देखो। एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो। बात किसकी चल रही? जीरो ऑर्डर की कि फर्स्ट ऑर्डर की? सर जीरो ऑर्डर की। क्या आपको जीरो ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला याद है? जी हाँ सर याद है। क्या होता है? ए नॉट बाई टू के। सबसे पहले एक्सिस को देखो। एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। किसी भी ग्राफ को बनाने का 3 स्टेप का रूल है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। बच्चों, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, टी हाफ बराबर 1/2 के इंटू ए नॉट। चलेगा? चलेगा। लेकिन जैसे हम ऐसा लिखते हैं तो हमें कुछ दिखने लगता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये स्लोप एम है और साथ में कांस्टेंट यहाँ पे सी जीरो है। ऐसा नहीं लग रहा ये y बराबर mx प्लस जीरो का ग्राफ है। ऐसा नहीं लग रहा ये ओरिजिन से शुरू होगा। ऐसा नहीं लग रहा इसका जो स्लोप है वो 1/2 के है। बच्चों, ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो और फिर उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो और उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। अगर आप समझ गए तो आओ दो ग्राफ और बनाते हैं। अगला ग्राफ हमें बनाना है एटी वर्सेस टी में। सबसे पहले एक्सिस को देखो। सर देख लिया। एक्सिस क्या है? सर एटी और टी की है। एक्सिस देखने के बाद फॉर्मूला याद करो। एटी और टी में जीरो ऑर्डर का कौन सा फॉर्मूला याद आता है? जीरो ऑर्डर में कौन सा फॉर्मूला याद आता है? सर हमें तो एक ही याद आता है, बड़ा माइनस छोटा बराबर के टी। ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी। सुनो ना, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें जो ग्राफ बनाना है एटी वर्सेस टी के बीच बनाना है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इधर एटी लेके आते हैं, एटी बराबर ए नॉट माइनस के टी कह दूं, चलेगा? चलेगा। सबसे पहले एक्सिस को देखो, फिर फॉर्मूला याद करो, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। सबसे पहले एक्सिस को देखो, फिर फॉर्मूला याद करो, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। एटी है वाई एक्सिस वाई, टी है एक्स एक्सिस एक्स, एक्स के पहले जो आएगा स्लोप एम, ये क्या होगा? सी। ऐसा नहीं लग रहा y बराबर mx प्लस सी है। ऐसा नहीं लग रहा ग्राफ गिरता हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा स्लोप नेगेटिव है। ऐसा नहीं लग रहा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। हाँ, एक समय ऐसा भी आएगा जब एटी जीरो होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन इसको कट करेगा। बच्चों, ग्राफ बनाने का एक सिंपल सा नियम होता है। सबसे पहले एक्सिस को देखो। चलो अगला ग्राफ बनाते हैं एक्स वर्सेस टी। एक्सिस को देखो, फिर फॉर्मूला याद करो। क्या आपको फॉर्मूला याद आया? अरे बोलो ना, क्या आपको एक्स का फॉर्मूला याद है? मैंने आपको एक्स का फॉर्मूला बताया था, एक्स बराबर के टी। एक्स बराबर के टी। सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो। एक्स बराबर के टी, एक्स हो गया वाई एक्सिस, टी हो गया एक्स एक्सिस, के हो गया स्लोप, वाई बराबर एम एक्स प्लस जीरो। ग्राफ कैसा? सर ग्राफ एक्स और टी के बीच में कुछ ऐसा। इसका स्लोप कितना? इसका स्लोप होगा के। बेटा, ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, फिर उसे देख के फॉर्मूला याद करो और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। यही ग्राफ की कहानी है। आप देखना, मैं यही लाइन बार बार हर ग्राफ में रिपीट करूंगा। अभी तो किस्सा शुरू हुआ है। इज दिस क्लियर? हमने सबसे पहले बात करी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, डिफरेंशियल रेट लॉ की, इंटीग्रल रेट लॉ की, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, फिर ग्राफ की। ऐसे बहुत सारे ग्राफ आप सोच सकते हो खुद से। और आते हैं कुछ एग्जांपल्स की। हम कोई भी ऑर्डर पढ़ेंगे, पढ़ने का हमारा यही सीक्वेंस होगा। आओ बात करते हैं एग्जांपल्स की। आपके सामने यहां कुछ रिएक्शंस लिखी हैं। ये जो रिएक्शंस है बच्चों, ये सब आपको एक बार खुद से पढ़नी है। जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आप सबको इनमें सिमिलरिटी नजर आएगी। एक बार में जितनी याद हो जाए, याद नहीं करना है। जब जब आप हैंडआउट से पढ़ोगे बस तब तब याद रहे सर ने बोला था इसे पढ़ते चलना है। धीरे धीरे रिवीजन करते करते याद हो जाएगा। इसे याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। रोज रोज देखोगे पढ़ोगे तो याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। क्लियर? ये सारा किस्सा हमने जो पढ़ा अभी तक, ये सारा का सारा किस्सा हमारा था जीरो ऑर्डर का। मतलब अगर मैं आपसे कहूं हमने अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े, तो क्या आप सब मुझे फटाफट बता सकते हैं? फटाफट। सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ, माइनस, बोलो बस बोलो, माइनस बोलना है जहां बैठे हैं।
माइनस डी बाई डी टी बराबर के इंटू ए की पावर 0। फिर उसके बाद आया इंटीग्रेट लॉ, बोलो जरा, ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सर एक्स बराबर के टी, क्या बात है। उसके बाद आया टी हाफ का फॉर्मूला, बोलो जरा, टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 के। उसके बाद आया टी 3/4, सर आप तो हमसे खुद पूछो बता देंगे, 3/4 इंटू ए नॉट बाई के। उसके बाद आया टी 100%, सर टी 100% है ए नॉट बाई के, बोले तो 2 टी हाफ, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। ये सारा किस्सा हो गया हमारा जीरो ऑर्डर का। चलो किस्सा शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, राइट। हमारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अक्सर जो सवाल आता है वो फर्स्ट ऑर्डर से ही आता है। मैं आपको बता दूं, मैं तो ऐसा भी कहता हूं, कल को अगर कोई ऊल जलूल रिएक्शन आ जाए, मतलब आपको नहीं पता है, कुछ अजीब सा नाम आ जाए, आपने कभी सुना ही नहीं, जैसे बहुत समय पहले की सवाल आया था कि किसी पर्सन ने पॉइजन का इंटेक किया, तो पॉइजन कितने समय में उसकी बॉडी में मिक्स हो जाएगा। अब पॉइजन का इंटेक कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? तो मैं कहता हूं जब भी कभी ऊल जलूल टाइप का सवाल आ जाए, नहीं समझ में आए, आप समझ जाना अक्सर वो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। अगेन बहुत सारे सवाल में हिंट होते हैं, उन हिंट को पहचानना पड़ता है, कई बार नहीं पहचान पाते। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में कि सबसे ज्यादा अक्सर यही आता है। तो चलो बहुत ध्यान से इसके एक एक पहलू को समझते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पढ़ने का तरीका वही होगा, सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर डिफरेंशियल रेट लॉ, फिर इंटीग्रल रेट लॉ, फिर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फिर ग्राफ और फिर एग्जांपल। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसा कि इसका नाम बता रहा, इसका जो ऑर्डर है वो है 1, यानी कि जब इसका हम रेट लॉ लिखेंगे तो लिखेंगे R बराबर K इंटू ए की पावर 1। जब इसका हम रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R बराबर K इंटू ए की पावर 1। आप सब देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को दुगना करेंगे तो रेट दुगना, कंसंट्रेशन को 3 गुना तो रेट 3 गुना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन कुछ भी करो रेट में फर्क नहीं आएगा, लेकिन इसका कंसंट्रेशन के बदलने से रेट बदलता है। बच्चों एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे इर्द गिर्द होने वाली सबसे ज्यादा कॉमन रिएक्शन में से होती है। मतलब यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, वो अक्सर स्पेशल कंडीशन में होती है। जीरो ऑर्डर यूं ही, ऐसा मैंने कहा था, यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, तो यहां फर्स्ट ऑर्डर में मैं कहता हूं यूं ही कोई रिएक्शन अक्सर फर्स्ट ऑर्डर होती है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर होना बहुत कॉमन है, लेकिन जीरो ऑर्डर होना उतना कॉमन नहीं है। बच्चों सबसे पहले आओ अपन लिखते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ मतलब ए से बना प्रोडक्ट। आज भी एक रिएक्टेंट है, कल भी एक रिएक्टेंट था, हमारा सिलेबस ही ऐसा है। हम जितने भी ऑर्डर पढ़ते हैं हमेशा एक रिएक्टेंट लेके चलते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते सर R बराबर K इंटू ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ, तो सर इसका जो ऑर्डर है सर वो भी तो वन है, क्या हम ये भी पढ़ रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं पढ़ रहे, हम केवल सिंगल रिएक्टेंट पढ़ रहे हैं। सर क्यों? अरे हमारा सिलेबस ऐसा है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें केवल सिंगल रिएक्टेंट का केस है, तो उससे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मैं आपको जो सारी बातें बता रहा हूं वो केवल इसी केस में अप्लाई है, यही आपका सिलेबस है। मान लेते हैं हमारे सामने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है सर, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, किसी टाइम पे इसका बचा हुआ कंसंट्रेशन है एटी। एटी का मतलब कंसंट्रेशन है टाइम टी नहीं है, एटी का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन नहीं है, एटी का मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। रिमेनिंग ही सोचोगे, रिमेनिंग ही बोलोगे, रिमेनिंग ही ध्यान रखोगे। क्लियर? हमारे सामने ए नॉट है, एटी है, चलो लिखते हैं इसका डिफरेंशियल रेट लॉ। सो सिंपल, आर बराबर के इंटू ए की पावर 1। जहां आर था रिएक्टेंट के फॉर्म में लिख दिया माइनस डी बाई डी टी बराबर के इंटू ए। कुछ बच्चे मुझसे ऐसा कह सकते हैं सर ये जो आर होता है ये तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। मैंने कहा सही बात है। सर हमारे सामने रिएक्शन लिखा है ए से बना पी, मैंने कहा सही है। तो सर इसका जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे सर तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस डी बाई डी टी बराबर डीपी बाई डी टी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो सर आपने हम माइनस डी बाई डी टी बस क्यों लिखा? बेटा हम लोग केवल रिएक्टेंट के फॉर्म में ही सारी बातें कर रहे हैं। मतलब आपका जो सिलेबस है पहले उसको समझो, वो सिंगल रिएक्टेंट का है नंबर 1, जीरो ऑर्डर है उसमें भी सिंगल रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर है उसमें भी सिंगल रिएक्टेंट, सेकंड ऑर्डर होगा उसमें भी सिंगल रिएक्टेंट। पहली बात। और दूसरी बात, हम सारे फॉर्मूले रिएक्टेंट के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर था तब भी मैंने यही लिखा था माइनस डी बाई डी टी बराबर के इंटू ए की पावर 0।
हमारा सिलेबस ही ऐसा है, हम प्रोडक्ट को लेके नहीं चल रहे हैं। और मैं सही बताऊं, अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे ना तो सारे फॉर्मूले बदल ही जाएंगे। मतलब आपको पहले पता हो हम पढ़ क्या रहे हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट लेके पढ़ रहे हैं, उसमें भी रिएक्टेंट के फॉर्म में बातें कर रहे हैं। मतलब मैं आपको जो फॉर्मूले बताऊंगा वो रिएक्टेंट के खत्म होने का बताऊंगा। रिएक्टेंट कितना बचा कितना खत्म हुआ ये पता कर सकते हो। क्लियर? ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। माइनस डी बाई डी टी बराबर के ए, ये है हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ। राइट, ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। चलो लिखते हैं इसकी मदद से इंटीग्रल रेट लॉ। इंटीग्रल रेट लॉ लिखने के लिए हम लोग जो डिफरेंशियल रेट लॉ है उसे करेंगे इंटीग्रेट। आपको केवल फॉर्मूला लिखना है, लेकिन जब मैं पूछूं साथ में बोलते चलना है। माइनस डी बाई डी टी बराबर के इंटू ए, क्या यही डिफरेंशियल रेट लॉ है? अगर मुझे इससे इंटीग्रल रेट लॉ लिखना है तो कंसंट्रेशन को इधर ले आता हूं, dt को उधर भेज देता हूं और फिर इंटीग्रेट कराता हूं। राइट, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के dt चलेगा? बोलो चलेगा। मैंने दोनों तरफ लिमिट लगाया। कंसंट्रेशन की लिमिट कहां से कहां? सर पहले ए नॉट था, कुछ समय के बाद एटी हो गया। टाइम पहले 0 था, कुछ समय के बाद टी हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। बच्चों आप सबको पता है माइनस डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स। मतलब माइनस डी ए बाई ए का जो इंटीग्रेशन होगा क्या वो एल एन ए होगा? सर बिल्कुल होगा। माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ। चलो लिमिट पुट करते हैं। ए नॉट से ए टी बराबर के टी, 0 से टी चलेगा? चलेगा। सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं। सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो कोई सोच पाएगा क्या बनेगा? एक बार रखोगे ए टी माइनस साइन के साथ, एक बार रखोगे ए नॉट माइनस माइनस प्लस। मतलब लिख देता हूं मैं एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी बराबर के टी चलेगा। एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी बराबर के टी चलेगा। बहुत बढ़िया, इसे मैं लिख देता हूं के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। बोलो चलेगा। ए एल के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी चलेगा। बोलो बच्चों चलेगा। बहुत बढ़िया, सुनो ना, के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी लिख दिया। हम लोग एल एन को सॉल्व करते हैं कि लॉग को? आपको जो वैल्यूज याद है वो एल एन की लॉग लॉग, तो क्या इसे लॉग में कन्वर्ट कर ले? लॉग में कन्वर्ट करते हैं। जब इसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है के टी बराबर 2.303 लॉग, बोल पाओगे, ए नॉट अपॉन ए टी। अच्छा याद करना कितना आसान है। जीरो ऑर्डर में ए नॉट माइनस ए टी था, इसमें ए नॉट अपॉन ए टी है। ए नॉट अपॉन ए टी बड़ा अपॉन छोटा। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है ए टी अपॉन ए नॉट कि ए नॉट अपॉन ए टी, तो याद रखो बड़ा अपॉन छोटा, वहां बड़ा माइनस छोटा, यहां बड़ा अपॉन छोटा। क्लियर? तो के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी चलेगा। अरे बोलो चलेगा। बच्चों इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट को ए लिख दूं चलेगा? चलेगा। ए टी को ए माइनस एस लिख दूं चलेगा? बोलो ना, ए टी को ए माइनस एस लिख दूं चलेगा? चलेगा। ये जो आपके सामने लिखा है बेटा, ये जो आपके सामने लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल रेट लॉ। इंटीग्रल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई भी सवाल आएगा इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा। हाँ, हम सवालों के हिसाब से इसे थोड़ा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से ढाल लेंगे, लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं याद है तो केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर का एक एक सवाल इस फॉर्मूले से होगा, एक एक सवाल इससे होगा। लेकिन वही है, हम सवाल को जल्दी करना चाहते हैं, स्पीड से करना चाहते हैं, तो मैं आपको बड़ी बहुत कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर किसी को ये याद है ना तो भी सबसे सारे सवाल बनेंगे। राइट बच्चों, इंटीग्रल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, ध्यान है क्या? बच्चों सुनिएगा यार, अभी हमने जो एल एन वाला फॉर्मूला निकाला था, के टी बराबर एल एन, कैसा था बोलोगे? के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, कुछ ऐसा था क्या? अरे हाँ। अच्छा, जो एल एन होता है वो लॉग टू द बेस ई होता है क्या? जो एल एन होता है वो लॉग टू द बेस ई होता है क्या? ऑलराइट, मैं ऐसे लिख देता हूं, ए नॉट अपॉन ए टी बराबर ई की पावर माइनस, सॉरी, ए नॉट अपॉन ए टी बराबर ई की पावर के टी चलेगा? अरे एल एन लॉग टू द बेस ई है तो ई की पावर के टी बराबर ए नॉट बाई ए टी चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ए नॉट बाई ए टी बराबर ई की पावर के टी लिख दिया, चलेगा। बच्चों इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखना, ई की पावर के टी को नीचे भेजा, ए टी को इधर भेजा, ए टी इधर गया, ई की पावर के टी नीचे आया, तो ई की पावर के टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस के टी, तो इसे मैं लिख देता हूं ए टी बराबर
ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, बोलो चलेगा। ए टी बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, बोलो चलेगा। ए टी बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, बोलो चलेगा। बच्चे जो ए टी है उसका मतलब बोलना जरा, फाइनल कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन टाइम टी की रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग किसका, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट। कभी कभी सवालों में जो एटी बराबर ए नॉट है ई की पावर माइनस के टी, राइट। ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है बच्चों, इसी फेमस इक्वेशन का नाम है विल्हेमी इक्वेशन। इसी फेमस इक्वेशन का नाम है विल्हेमी इक्वेशन। इसी फेमस इक्वेशन का नाम है विल्हेमी इक्वेशन। विल्हेमी इक्वेशन बड़े काम की चीज है, बताऊं क्या, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। विल्हेमी इक्वेशन बड़े काम की चीज है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी बोले तो अल्फा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या ऐसे लिख देता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ डीओडी विद विल्हेमी इक्वेशन। कैलकुलेशन ऑफ डीओडी विद विल्हेमी इक्वेशन। हम लोग विल्हेमी इक्वेशन की मदद से डीओडी दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल सकते हैं। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, कैसे, सुनिएगा। मान लेते हैं बच्चों हमारे सामने एक रिएक्शन है, ए से बना पी। मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है, हाँ ठीक है। मान लेते हैं टी बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन ए, हाँ ठीक है। यही तो ए नॉट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। समय बीतेगा रिएक्शन होगी ए माइनस एक्स, बोलो ना। ए माइनस एक्स को हम लोग बोलते हैं एटी, बोलो हाँ या ना। याद करो इक्विलिब्रियम, याद करो इक्विलिब्रियम। ये जो ए माइनस एक्स है इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ए माइनस ए अल्फा, बोलो। ये जो x है इसे हम a माइनस ए अल्फा भी तो लिख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं x बराबर a अल्फा है कि नहीं, अरे हाँ। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं अल्फा बराबर x बाई ए है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अल्फा बराबर x बाई ए है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। सही बात है। चलो चलो चलते विल्हेमी के पास, चलो। विल्हेमी इक्वेशन क्या थी बोलोगे, बोलो ना यार। विल्हेमी इक्वेशन क्या थी, बोलो ना। ए टी बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। चलो एक बार फिर से बोलो, फिर से बोलो। ए टी बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, बोलो बच्चों। अच्छा जो ए टी है, हाँ या ना कहना। जो ए टी है ए माइनस एक्स कह दूं चलेगा। जो ए टी है ए माइनस एक्स कह दूं चलेगा, बोलो ना। जो ए टी है ए माइनस एस कह दूं चलेगा, चलेगा। ए नॉट को ए कह दूं चलेगा, चलेगा। ए इंटू ई की पावर माइनस के टी कह दूं चलेगा, चलेगा। ए को एक तरफ ले आऊं चलेगा, ए को एक तरफ ले आऊं चलेगा, बोलो। ए को एक तरफ ले आऊं चलेगा, चलेगा। तो लिख देता हूं मैं ए माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस के टी बराबर एक्स, बोलो चलेगा, बोलो चलेगा। ए को कॉमन ले लूं, हाँ ले लो सर। ए को कॉमन लेंगे तो ए इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी बराबर एक्स होगा, बोलो चलेगा, चलेगा। ए को नीचे भेज दो, भेज दो सर। जैसे ही ए को नीचे भेजते हैं ये x बाई ए बन जाता है। अरे x बाई ए तो ही अल्फा कहलाता है। बच्चों बातों बातों में हमने अल्फा का फॉर्मूला निकाल लिया। लो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है अल्फा बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। अल्फा बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। अल्फा बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ये अल्फा जो हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ विल्हेमी इक्वेशन किया। इंटीग्रल रेट लॉ लिखते समय उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो मॉडिफाई करके जो इक्वेशन बनती है इसे बोलते हैं विल्हेमी इक्वेशन। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस इक्वेशन की जरूरत हमें पड़ेगी, राइट। ये जो अपन ने लिखा इसे बोलते हैं विल्हेमी इक्वेशन। इसकी मदद से अल्फा का कैलकुलेशन हो सकता है। मतलब कभी सवाल आपसे पूछ सकता है, जो कि एक सवाल है मॉड्यूल में, व्हाट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। तो आपको याद रखना है अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, हो गई। डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया, इंटीग्रल रेट लॉ हो गया, इंटीग्रल रेट लॉ हो गया, इंटीग्रल रेट लॉ हो गया। अरे बोलो ना यार, इंटीग्रल रेट लॉ हो गया, बोलो ना। कॉपी में एक बार फॉर्मूला लिख लो इंटीग्रल रेट लॉ का। केटी बराबर 2.303 log ए नॉट अपॉन एटी। केटी बराबर 2.303 log ए नॉट अपॉन एटी। बच्चों होता क्या है जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, केटी बराबर 2.303 log ए नॉट अपॉन एटी, ये फॉर्मूला लगाते हैं ना,
तो इसमें हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सवाल का एक टाइप होता है जिसमें हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता होती। मेरी आप बात याद रखना, अगर कभी किसी सवाल में फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता है तो वहां आप लोग लगाओगे इंटरवल फॉर्मूला। क्या लगाओगे? इंटरवल फॉर्मूला। मतलब ये जो आपने अभी फॉर्मूला याद किया, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं है तो आप लोग वहां लगाएंगे इंटरवल फॉर्मूला। जो इंटरवल फॉर्मूला है उसे ऐसे याद करो, आपको तो याद है KT बराबर 2.303 log A0 अपॉन AT, याद है ना? इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्या? अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता है तो वहां हमें लगाना है इंटरवल फॉर्मूला। और इंटरवल फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, जहां T है बच्चों वहां पे है T2 माइनस T1, जहां T है वहां पे है T2 माइनस T1, और जहां A0 बाई AT था वहां है AT1 अपॉन AT2। बताने की आवश्यकता नहीं। T1 का मतलब है फर्स्ट टाइम, T2 का मतलब है सेकेंड टाइम, AT1 का मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर T1, A2 का मतलब है AT2 का मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर T2। जब कभी सवाल में हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं गिवन होगी, राइट, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट गिवन देन थिंक अबाउट दिस फॉर्मूला। बस ये सोचना है। मैं इसका डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूं। मैंने फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट लॉ का डेरिवेशन बताया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो काम आएगा। ये जो विल्हेमी इक्वेशन का फेल आता है उसके लिए मुझे पूरा डेरिवेशन बताना पड़ा, लेकिन अभी इसका मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद रखो KT2 माइनस T1 बराबर 2.303 log AT1 अपॉन AT। मतलब जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ T2 माइनस T1 है और यहाँ AT1 अपॉन AT। सर ये कब लगाना है? जब सवाल में इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं गिवन। क्लियर? हमने बात कर ली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंट्रोडक्शन की, हमने बात कर ली डिफरेंशियल रेट लॉ की, हमने बात कर ली इंटीग्रल रेट लॉ की। अब समय आता है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का, मतलब T हाफ, T3/4, T7/8 एंड ऑल दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं T हाफ से, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड जिसे हम लोग कहते हैं T हाफ, बोलो हाँ या ना? हाफ लाइफ पीरियड जिसे हम लोग कहते हैं T हाफ, बोलो हाँ या ना? इसे हम लोग कहते हैं T 50%, बोलो हाँ या ना? जो T के नीचे लिखा हुआ मतलब इतना खत्म हो गया, वो समय बताओ जब 50% रिएक्टेंट खत्म हो गया। वो समय बताओ जब 50% रिएक्टेंट खत्म हो गया। आज बात किसकी चल रही? सर फर्स्ट ऑर्डर की। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? KT बराबर 2.303 लॉग, बोलो मेरे साथ, लॉग A0 अपॉन AT। क्लियर? आज हम कौन सा टाइम निकाल रहे हैं? सर वो टाइम निकाल रहे हैं जब रिएक्टेंट 50% खत्म हो गया। जब रिएक्टेंट 50% खत्म हो गया तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कितना बच गया? AT का मतलब कितना बच गया? सर 50% खत्म हो गया मतलब 50% बच गया, मतलब A0/2 बच गया। अगर A0 लिया था तो A0/2 बच गया। वैल्यू को पुट करते हैं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। वैल्यू को पुट कर रहे हैं बच्चों, तो KT हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग, यहां लिखा मैंने A0 अपॉन A0/2। चलेगा? चलेगा। A0 से नॉट कैंसिल होगा? कैंसिल होगा। जब कैंसिल होता है तो अपने सामने बचता है log 2। ठीक, आधे बच्चे जब मैं T हाफ लिख रहा था ना तो वहां फॉर्मूला लिख रहे थे 0.693 बता रहे, सर हमें याद है। हाँ मुझे पता आपको याद है, लेकिन फिर भी सुनो मैं क्या बताने वाला हूं, और क्योंकि आपको बस वही याद होता है जब मैं सवाल दूंगा तो नहीं बनेगा। लिसन केयरफुली। T हाफ बराबर 2.303 log 2 बाई के नीचे चला गया। ये T हाफ का फॉर्मूला है। आपको ये भी याद होना चाहिए, जब मैं log 2 की वैल्यू रखता हूं, जब मैं log 2 की वैल्यू रखता हूं दैट इज 0.3, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 0.693 अपॉन के। आपको ये भी याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब हम करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो इसे अप्रॉक्स लेके चलेंगे, जो मैं सवाल साथ बताते चलूंगा। आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको ये भी याद होना चाहिए, अगर ये log नहीं लिखा होता, यहां ln लिखा होता, तो बच्चों T हाफ का फॉर्मूला है ln 2/k। आपको ये भी याद होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चों को फॉर्मूला केवल ये याद होता है, न जाने कितने सवाल में कभी ये आता है कभी ये आता है, आप पहचान नहीं पाते T हाफ लिखा है। तो आपको तीनों फॉर्मूले आज से याद होने चाहिए, राइट। T हाफ बराबर 0.693, बहुत आसानी से याद हो जाता है। 2.303 log 2/k या तो ln 2/k, ये तीनों है T हाफ। अब हम इस काबिल हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
कितने समय में हाफ कंप्लीट होगी बता सकते हैं। बेटा एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे कंक्लूजन आता है, सब लोग सुनिएगा। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है, मतलब जो आधा होने का समय है, वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, राइट। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके फॉर्मूले में कहीं पे भी ए नॉट का एक्सप्रेशन नहीं आता, कहीं पे भी कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो आप कितना भी अमाउंट लेके कराओ वो उतने समय में आधा होगा। इसका मतलब ये है, अगर आपने 1000 ग्राम लेके कराया लेट्स से, और वो 1 घंटे में आधी होती है लेट्स से, तो 1 घंटे में 500 ग्राम हो जाएगा। अगर आप 10 ग्राम लेके रिएक्शन कराओगे तो 1 घंटे में 5 ग्राम होगा। अगर आप 1 लाख ग्राम लेके रिएक्शन कराओगे तो वो बेटा 1 घंटे में ही आधा होगा। कितना भी अमाउंट ले लो, उसका जो टी हाफ है वो इक्वल रहेगा। आगे चल के ये न्यूमेरिकल का कितना शानदार ट्रिक बनने वाला है, आप बहुत डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आपको ये रूल याद होगा कि जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आधा खत्म होने का समय एक्स है तो जब भी आधा खत्म होगा, जब भी फ्रैक्शन आधा होगा, तब समय एक्स ही लगेगा। इवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा हर फ्रैक्शन में होता है। अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात, अभी हमने हाफ लाइफ की बात करी, हाफ लाइफ का रूल आया। आगे चल के हम और भी T3/4 वगैरह बात करेंगे। क्लियर? अपन ने टी हाफ का फॉर्मूला निकाल लिया, आई होप आप सबको याद हो जाएगा। अपन ने टी हाफ का फॉर्मूला निकाल लिया, आई होप आप सबको याद हो जाएगा। चलो निकालते हैं T3/4। आप सब मुझे बोलेंगे T3/4 का मतलब कितना खत्म हो गया? 3/4। परसेंट में बोलो कितना खत्म हो गया? 75%। 75% कौन खत्म हो गया? रिएक्टेंट। तो कितना रिएक्टेंट बच गया? 25%। फ्रैक्शन में बोलो 1/4। मतलब सवाल कभी ऐसा आए, आपको डाटा दे रखा है कि कंसंट्रेशन पहले थी 1, बाद में लिखा है 0.25 मोलर रिमेनिंग, तो दिमाग में तुरंत अरे यार 1 था, 0.25 बचा है, मतलब 0.75 खत्म हुआ है, प्लस 75% खत्म हुआ है, मतलब T3/4। ये इंटरप्रिटेशन ही आपको सीखना है। सवाल चुटकी में बनेगा। अब आधा बच्चा सोचा फॉर्मूला लगाते, अरे दे तो रखा है यार। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, तो चलो निकालते हैं P75% कितना होगा। जीरो ऑर्डर की बात थोड़ी की फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, तो इंटीग्रल रेट लॉ कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट ऑर्डर का। क्या आप सब मुझे फॉर्मूला बताएंगे? KT बराबर 2.303 log A0 अपॉन AT। कितना खत्म हो गया? 3/4। कितना बच गया? 1/4। तो मैं लिख देता हूं, AT को लिख रहा हूं मैं A0/4। यहां बच्चों अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, KT3/4 बराबर 2.303 log A0 अपॉन A0/4। चलेगा? बोलो चलेगा, बोलो चलेगा, बोलो चलेगा। A0 अपॉन 4 चलेगा, चलेगा। A0 से नॉट कैंसिल हो गया, हो गया। log 4, log 4 को लिख दूं मैं log 2 की पावर 2, चलेगा, चलेगा। को लिख दूं मैं 2 log 2, चलेगा, चलेगा। मैं लिख रहा हूं T3/4 बराबर, एक मिनट, मैं लिख रहा हूं T3/4 बराबर, T3/4 बराबर कैसे लिखूंगा? के नीचे जाएगा 2.303 log 2, और ये 2 बाहर लिख रहा हूं, ठीक, 2 बाहर लिख दिया, अपॉन के। इतने को पहचान कौन? 2.303 log 2/k क्या है? पहचान पाए? 2.303 log 2/k क्या है? पहचान पाए क्या? 2. अरे अभी तो मैंने कहा 3 फॉर्मूले याद करना, तब भी आप अपनी आदत से बाज नहीं आए, आपको तो एक ही याद है, आप दूसरा याद ही नहीं करना चाह रहे। टी हाफ बराबर 0.693 के, ये भी टी हाफ है। 2.303 log 2/k, ये भी टी हाफ है। अरे टी हाफ ही तो लिखा है ना यार, ऐसा नहीं लग रहा? अपने सामने फॉर्मूला आ चुका है, T3/4 बराबर 2T हाफ, T3/4 बराबर 2T हाफ, T3/4 बराबर 2T हाफ। अब आपने इसे फील करना स्टार्ट किया, और फील जरूरी है। जब आप कहते हो T3/4 मतलब 75% खत्म होने में कितना समय लगा? अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और अगर वो 2 घंटे में आधी होती है, लेट्स से 2 घंटे में आधी होती है, ये कहने का मतलब है कि जब वो 75% खत्म होगी तो वो 4 घंटे में खत्म होगी। इसे आप फील करो। T3/4 बराबर 2T हाफ, बस रटो मत, इसे फील करो। मतलब आधा होने का जितना समय है, 75% खत्म होने का उसका दुगना समय है। क्लियर? अब यार सर आपने हमें T3/4 बताया ऐसा,
सर T7/8 T15/16 सर वो कैसे करें, वो कैसे करें, बार बार ऐसे करें क्या, बार बार इतना डिराइव करना पड़ेगा क्या, अरे नहीं थोड़ा दिमाग लगाओ ना। चलो एक बार फिर से हम T7/8 निकालते हैं, एक बार फिर से जल्दी बता देना। 7/8 मतलब कितना परसेंट, 87 पॉइंट, बोलो ना यार 5%। खत्म हुआ कि बच गया, सर जो टी के नीचे लिखा है वो खत्म हो गया, जो टी के नीचे लिखा है वो खत्म हो गया, 87.5% खत्म हो गया। तो मुझे बताओ कितना बच गया, सर 12.5% बच गया। मतलब मैं आपसे सवाल पूछूं, टी 87.5% या 12.5% बचने में कितना समय लगा, बात बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। 12.5% रिमेनिंग या 1/8 रिमेनिंग, बिल्कुल इतना बच गया। चलो चलते हैं इंटीग्रल रेट लॉ के पास, बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मान लो 1/8 बचा, तो अभी जो मैं डेरिवेशन कर रहा था यहां लिखा था a0/4, यहां आएगा a0/8, तो ऊपर बचेगा 8, 8 को लिख दूं मैं 2 की पावर 3, 8 को लिख दूं मैं 2 की पावर 3 चलेगा, 8 को लिख दूं मैं 2 की पावर 3 चलेगा, 8 को लिख दूं मैं 2 की पावर 3 चलेगा, चलेगा। मतलब ये 3 log 2 होगा, होगा। मतलब जहां 2 आया है क्या वहां 3 होगा, होगा। मतलब आप थोड़ा सा फील करो, जब हम T7/8 निकालेंगे तो T7/8 बराबर 3 आया होगा और बाकी सब T हाफ रहा होगा, तो अपने सामने फॉर्मूला बन गया T7/8 बराबर 3 T हाफ। अब अपने दिमाग में क्लिक किया, यार कोई ना कोई रिलेशन है, ऐसा कब तक याद करते बैठेंगे। ध्यान से देखा अपन ने, 7/8 है तो 3 है, T/4 है तो 2 है। बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं T4, 4 को लिख दो 2 की पावर 2 चलेगा, ध्यान से देखना, 4 को लिख दो 2 की पावर 2 चलेगा, 4 को लिख दो 2 की पावर 2 चलेगा, चलेगा। ऊपर लिखा है 3, तो 3 को लिख दू मैं 2 की पावर 2 -1 चलेगा, चलेगा, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं 7/8 में, 7/8 को लिख रहा हूं मैं 2 की पावर 3 चलेगा, चलेगा। ऊपर लिखा है 7, तो 2 की पावर 3 -1 लिख दो, चलेगा, चलेगा। अब तो सोचो अपने पास कोई रिलेशन आ गया, सर आ गया, सर आ गया। सर यहां पावर था 2 तो आया है 2, सर यहां पावर है 3 तो आया है 3। सर 15/16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 -1, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा ना सर, T 15/16 बराबर 4T हाफ। अरे जो पावर है वही तो आ रहा है। सर आप अब हमसे पूछो, पूछो सर हम बताएंगे। हेलो, याद करने का तरीका हुआ, अगर हमसे सवाल पूछता है टी एनी और टी हाफ में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले अपने को लिखना आना चाहिए टी 2 की पावर m और 2 की पावर m-1, तो जो रिलेशन होगा वो होगा m t हाफ। मतलब ये जो ट्रिक हम बना रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं, राइट। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, मैं बोलूं T3/4, नीचे का नंबर देखना है, डेनोमिनेटर क्या देखना है, बोलना प्लीज यार, आप लोग दिखते नहीं हो तो पता ही चलता बोल रहे नहीं बोल रहे हो। अपने को नीचे का नंबर देखना है, नीचे 4 2 की पावर 2 2t हाफ, नीचे 8 2 की पावर 3 3t हाफ, नीचे 16 2 की पावर 4 4t हाफ। क्लियर। अब हम इस काबिल हैं कि किसी भी टी का और टी हाफ में रिलेशन निकाल सकते हैं। आप तो पूछो, अब मैं सवाल पूछूंगा, अभी याद तो करो, राइट। चलिए, तो अपन ने T3/4 निकाल लिया, T7/8 निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बचता है T99.9%। मैं सीधे इसका फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों, T 99.9% खत्म होने में जो समय लगता है वो लगता है 10T हाफ। इसे थोड़ा सा फील करना, मजा आ जाएगा यार। अभी मजा नहीं आएगा, अगला रिजल्ट बताता हूं, फिर देखना आपको मजा आएगा। ठीक है सर, T 99.9% 10T हाफ है, मतलब 99.9 खत्म होने में जितना टी हाफ लगता है उसका 10 गुना समय लगेगा। ठीक, चलो कैलकुलेट करते हैं T 100%। T 100% का मतलब है, आप सब मुझे बोलेंगे, जो नीचे लिखा मतलब उतना खत्म हो गया। T 100% का मतलब है रिएक्टेंट 100% खत्म हो गया। T 100% का मतलब है रिएक्टेंट 100% खत्म हो गया। रिएक्टेंट 100% खत्म हो गया तो कितना बचा, सर जीरो। जीरो ऑर्डर की बात हो रही, फर्स्ट ऑर्डर की, सर फर्स्ट ऑर्डर की। इंटीग्रल रेट लॉ किसका लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर का। बोलो फॉर्मूला, सर KT बराबर 2.303 log A0/80। सर 80 को रखा जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट और log इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट और log इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। मतलब सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, T 100% इक्वल टू इनफाइनाइट, T 100% इक्वल टू इनफाइनाइट,
टी 100% इक्वल टू इनफाइनाइट। अब मैं बोलने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब खत्म होती है? इनफाइनाइट टाइम पे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब खत्म होती है? इनफाइनाइट टाइम पे। क्या कभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म होती है? कभी खत्म नहीं होती है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब खत्म होती है? इनफाइनाइट टाइम पे। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती है? कभी खत्म नहीं होती है। नहीं समझ पाए? अगर सवाल पूछे कब खत्म होती है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है? बहुत 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 बड़ा समय, मतलब कभी खत्म नहीं होती, मतलब कभी खत्म नहीं होती। हाँ, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता, जीरो ऑर्डर, तो टू टी हाफ, जितने समय में आधा हुआ उसके दुगने में खत्म होता। बड़ी जीरो ऑर्डर नहीं है, ये है फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती, यानी कि इनफाइनाइट टाइम पे खत्म होती है। क्लियर बच्चों? हमने आपसे बात करी कि सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है, इंटीग्रल रेट लॉ क्या है, बहुत सारे टी हाफ, टी 3/4, ये सारे फॉर्मूले आए। ये जो सारे फॉर्मूले आए ना, आओ इनका एक कंक्लूजन बनाते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, कंक्लूजन ऐसा है बेटा, मान लेते हैं अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन है 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का हाफ 12.5, 12.5 का हाफ 6.25। सुनना ध्यान से, 100 का आधा 50, ये आधा खत्म हुआ कि बच गया? यहां जो लिख रहे हैं ये रिमेनिंग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? रिमेनिंग। 100 था, 50% खत्म हो गया, 50%, तो 50 मोलर बच गया। फिर 50 का 50%, सर 50 का 50% 25, मतलब 25 खत्म हो गया, तो 25 मोलर बच गया। रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग, ये जो लिखा है ये लिखा है बच गया। क्या लिखा है? बच गया, राइट। कितना बच गया? 50। कितना बच गया? 25। कितना बच गया? 12.5। कितना बच गया? 6.25। अपने को तो याद है सर, 50 बच गया मतलब 50% खत्म। सर 25 बच गया मतलब 71% खत्म। सर 12.5 बच गया मतलब 87.5% खत्म। सर 6.25 बच गया यानी कि 93.75% खत्म। क्लियर? इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, इसे फ्रैक्शन में भी सोच सकते हैं। तो मैं अभी लौटता हूं इसमें, पहले फ्रैक्शन में आपको एक बार क्लियर करा देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास था एन नॉट, एन नॉट का आधा एन नॉट बाई 2, उसका आधा इसका भी आधा, तो एन नॉट अपॉन 2 की पावर 2, आधा करोगे इंटू 2 करोगे ना, उसका भी आधा एन नॉट अपॉन 2 की पावर 3, उसका भी आधा 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 एन नॉट अपॉन 2 की पावर n। वही वाली तो बात चल रही, 100 का आधा 50 50। ये जो लिखा मैंने ये क्या है? ये जो लिखा है ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्या है ये? रिमेनिंग, कितना बचा हुआ है, राइट। सुनिएगा बच्चों, एन नॉट से एन नॉट बाई 2 होने में कितना समय लगेगा? टी हाफ। आधा होने में कितना समय? टी हाफ। एन नॉट बाई 2 से एन नॉट बाई 2 की पावर 2, आधा होने में कितना समय? सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आधा होने का समय होता फिक्स होता टी हाफ। 100 से 50 करो टी हाफ, 50 से 25 करो टी हाफ, 25 से 12.5 टी हाफ, आधा 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 टी हाफ टी हाफ टी हाफ। आधा होने का समय फिक्स है, मात्र आधा होने का समय फिक्स नहीं है, इवन हर फ्रैक्शन का समय फिक्स है, हर फ्रैक्शन का समय फिक्स है। टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम हाफ इज ऑलवेज सेम। क्लियर है? इफ फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन इज सेम देन टाइम टेकन विल बी सेम। सर मतलब नहीं समझे, सुनिएगा ध्यान से। 100 से 50 फ्रैक्शन कितना है? हाफ। मैं सवाल ऐसे घुमा के पूछता आपसे, 100 से 50 होने में टाइम लगा 1 आवर का, तो बताओ 12.5 से 6.25 होने में कितना टाइम लगेगा? आप निकालो फ्रैक्शन। 100 से 50 का फ्रैक्शन है हाफ, 12.5 से 6.25 का फ्रैक्शन हाफ। अगर कभी फ्रैक्शन सेम तो लगने वाला टाइम भी है सेम। सर आंख बंद करके 1 आवर, फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर कभी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन सेम है तो लगने वाला टाइम भी सेम है। इसका एक एडवांस रूप देखते हैं, राइट। एडवांस रूप ये है, सवाल आपको खूब घुमाया, सवाल घुमा रहा है और वैसे कह रहा है 1 मोलर से हो गया लेट्स से 0.6 मोलर, 1 मोलर से हो गया 0.6 मोलर और टाइम लगा टी। क्लियर? फिर सवाल कहता है 1 मोलर से 0.6 मोलर टी, फिर आगे कहता है 0.6 से हो गया 0.36 मोलर, बताओ टाइम कितना लगा? अब बच्चा सोच रहा फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाने के पहले फ्रैक्शन देखो। अगर कभी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन सेम है, जितना फ्रैक्शन कंप्लीट हो रहा अगर वो कभी सेम है तो लगने वाला टाइम भी सेम होगा, तो लगने वाला टाइम भी सेम होगा। मतलब 1 से 0.6 का फ्रैक्शन निकालो, राइट।
चाहे 0.6 अपॉन 1 करो, चाहे 1 अपॉन 0.6 करो। 0.6 से 0.6 का फ्रैक्शन निकालो, चाहे 0.36 अपॉन 0.6 करो, चाहे 0.6 अपॉन 0.36 करो। जो फ्रैक्शन आएगा अगर सेम आएगा तो लगने वाला टाइम भी सेम होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 100 से 25 आ जाओ, 100 से 25 तो 100 से 25, 25 खत्म हुआ कि बचा? बचा। कितना खत्म हुआ? 75%। 100 से 25 75%, तो 50 से 12.5 भी तो 75% है ना यार। 50 से 12.5 भी तो 75% है कि नहीं? आप मुझे बताओ, अरे बोलो ना। 100 से जो 25 है वही तो 50 से 12.5 है। सही बात। मतलब फ्रैक्शन कितना है? 3/4। परसेंट कितना है? 75%। कंसंट्रेशन क्या है? सोचना ही नहीं है। अगर कभी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन सेम है तो लगने वाला टाइम भी सेम होगा। यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जान है। यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जान है। अगर कभी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन सेम है तो लगने वाला टाइम भी सेम होगा। क्लियर? तो इसी चीज को अपन यहां एक बार फिर से देखते हैं। n नॉट से बना n नॉट बाई 2, कितना टाइम लगा? t हाफ। n नॉट बाई से n नॉट बाई 2 से n नॉट बाई 2 की पावर 4, कितना टाइम लगा? सर t हाफ। कितना टाइम लगा? t हाफ। कितना टाइम लगा? t हाफ, t हाफ, t हाफ। आधा होने में हमेशा समय लगेगा t हाफ। मैं एक सवाल आपसे पूछने वाला हूं, ठीक? n नॉट बाई 2 कितने समय के बाद बचा? t हाफ। n नॉट बाई 4 कितने समय के बाद बचा? सर t3/4। n नॉट बाई 2 की पावर 3 कितने समय के बाद बचा? आपको बोलना है। 2 की पावर 3 है तो क्या बोलोगे? 7/8। क्लियर? तो अगला सवाल मेरा आप सबसे है, n नॉट अपॉन 2 की पावर n कितने समय के बाद बचा? n नॉट अपॉन 2 की पावर n कितने समय के बाद बचा? लॉजिक लगाओ। 2 की पावर 3 7/8 कितने समय के बाद बचा? कितने समय के बाद बचा? अरे 2 की पावर n लिखा है बेटा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। सर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। हेलो, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, मतलब ये जो आपके सामने लिखा है ये वो कंसंट्रेशन है जो बचा है। राइट? आप ऐसा भी कह सकते हो या ऐसा भी कह सकते हो। कैसे? सुनिएगा। टी हाफ के बाद कितना बचा? n नॉट बाई 2। t3/4 को मैं 2t हाफ कह दूं, चलेगा? चलेगा। t7/8 को 3t हाफ कह दूं, चलेगा? चलेगा। t2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n को nt हाफ कह दूं, चलेगा? nt हाफ कह दूं, चलेगा? बोलो चलेगा। nt हाफ कह दूं, चलेगा? चलेगा। मेरा सवाल सुनना, t हाफ के बाद कितना बचा? n नॉट बाई 2। 3/4 के बाद कितना बचा? 2t हाफ के बाद कितना बचा? n नॉट अपॉन 2 की पावर 2। ये जो नंबर है पावर तो लगाना है ना। 2t हाफ 2 की पावर 2, 3t हाफ 2 की पावर 3, nt हाफ 2 की पावर n। मतलब इसे एक फॉर्मूले की शक्ल दे देते हैं, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। तो AT बराबर A नॉट अपॉन 2 की पावर n। AT बराबर A नॉट अपॉन 2 की पावर n। अब ये न्यूमेरिकल में और क्लियर होगा। चलिए लौटते हैं। सबसे पहले आपको मैंने डिफरेंशियल रेट लॉ बताया, फिर इंटीग्रल रेट लॉ बताया, फिर यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, अगर कभी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन सेम है तो लगने वाला समय भी सेम है। इसी बात को घुमा घुमा के हमने अलग अलग केस में देखा और अपने सामने एक फॉर्मूला आ चुका। फॉर्मूला आपको नहीं याद करना, ये फॉर्मूला नहीं याद करना। याद हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं याद करना। मैं तो जो कह रहा हूं याद करना, बस वो याद करना। क्लियर? अब समय आता है ग्राफ का। चलो बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ का एक ही नियम है, कोई बता पाएगा? सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो, फिर उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। हमने एक्सिस को देखा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर की बात हो रही, फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। तो बताओ फॉर्मूला क्या? सर R बराबर K इंटू A की पावर 1। हमारा जो ग्राफ बनेगा, क्या रेट उसमें y एक्सिस है? बिल्कुल सर। कंसंट्रेशन x एक्सिस है? बिल्कुल सर। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया स्लोप। y बराबर ms प्लस 0 है क्या? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्या? लो आपके सामने ग्राफ आ चुका है। हेलो, ग्राफ का तो एक नियम होता है, सबसे पहले एक्सिस को देखो, फिर फॉर्मूला याद करो, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। हमारी पूरी केमिस्ट्री में ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, या तो एक्सपोनेंशियल होगा। बच्चों में लिख के देता हूं, इन तीनों के अलावा हमारी पूरी केमिस्ट्री में कोई ग्राफ ना होगा। मतलब कंपेयर 3 से तो करना है यार, इससे आसान जीवन में क्या है। चलो अगला ग्राफ बनाते हैं, टी हाफ वर्सेस ए। आप सब मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले एक्सिस को देखो, फिर फॉर्मूला
याद करो, ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ का फॉर्मूला बोलो ना, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। अरे बोलो ना, क्या इसमें कहीं ए है? नहीं है। क्या ये ए से इंडिपेंडेंट है? हाँ है। क्या टी हाफ अपने आप में कांस्टेंट के है? अरे हाँ। क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा? बोलो, क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा? अरे हाँ। तो देखो, हमने बना लिया टी हाफ का ग्राफ, और जो ग्राफ बना है कुछ ऐसा बना है। ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है सर। सबसे पहले एक्सिस को देखो, चलो एक्सिस देखते हैं बच्चों। अगला ग्राफ हम किसके बीच बना रहे हैं? log 80 वर्सेस t। तो कौन सा फॉर्मूला याद आया सर? फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर। सर अपने को तो याद आया kt बराबर 2.303 log a नॉट बाई 80। बोलो हाँ या ना। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो kt अपॉन 2.303 बराबर log a नॉट माइनस log 80। बोलो चलेगा। log a नॉट माइनस log 80 चलेगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले क्या? बोलते रहना, कैसे सिंप्लीफाई करें? log 80 दिख रहा, इसे इधर ले आओ। तो log 80 बराबर log a नॉट माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी। आप समझ गए मैंने टी को क्यों बचा लिया? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, फॉर्मूला याद करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। सबसे पहले एक्सिस को देखो, फिर फॉर्मूला याद करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। हर ग्राफ आपसे बनेगा। आपकी पूरी केमिस्ट्री में जो ग्राफ होता है, या तो स्ट्रेट लाइन होता है, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। बहुत बहुत हो गया तो एक्सपोनेंशियल होता है। पैराबोला वगैरह तो कभी नहीं होता। तीन ग्राफ के अलावा कोई चौथा ग्राफ नहीं है यार। बच्चों, आखिरी ग्राफ में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आखिरी ग्राफ में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज 80 वर्सेस टी। मुझे पक्का यकीन है आप सब इसका फॉर्मूला नहीं जानते, इसीलिए पूछ रहा हूं। सबसे पहले एक्सिस को देखो, सर देख लिया। 80 वर्सेस टी, सर देख लिया। एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो। यार 80 का कौन सा फॉर्मूला है? याद करो याद करो याद करो, विल्हेमी इक्वेशन। 80 बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। 80 बराबर, बहुत बढ़िया शक्तिजीत। सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, खेल खत्म हो गया। ये है वाई एक्सिस, ये है अरे कौन है? ये है एक्स एक्सिस, ये है अपना कांस्टेंट। ऐसा नहीं लग रहा ये? अरे भैया mx कहां से है यार? t तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y बराबर c इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ग्राफ कैसा बनेगा? अरे एक्सपोनेंशियल निगेटिव ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्या? घटता हुआ। एक मिनट, इसका ग्राफ नहीं तो सक्सेस बना लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एक्स है, तो 80 वर्सेस टी का जो ग्राफ बनेगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से गिरता हुआ ग्राफ, एक्सपोनेंशियल, राइट? बिल्कुल, इसको टच करते हुए, क्योंकि 80 कभी जीरो नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो 80 होता है वो जीरो नहीं होता है। अभी टाइम हो चुका है, तो हमने ग्राफ देखा। ग्राफ का तो अपना सिंपल सा नियम है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, राइट? तो आज इतना ही करते हैं। इसके बाद मुझे 2-3 स्पेशल केस बताने हैं, और फिर शुरू होगा न थमने वाला सवालों का सिलसिला, जो नेक्स्ट क्लास में चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैंड आउट मैं आपको लिंक पर ही दे दूं।